हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर मेडिकल क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी पंचकर्म की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं CCIM सिलेबस बेस्ड पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन। तो सिलेबस का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। पिछली 3 वीडियोज़ में आपने सिलेबस के इंट्रोडक्शन पार्ट के 3 पॉइंट्स पढ़े। अब इस वीडियो में हम चौथे पॉइंट और 5वें पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा होता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ दोष गति फ्रॉम कोस्ट टू शाखा एंड वाइस वर्सा, ठीक। और 5वां पॉइंट जो होता है जनरल प्रिकॉशंस यानी परिहार्य विषय फॉर पंचकर्मा। तो ये पॉइंट हमारे होते हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये पॉइंट है कि शाखा से कोष्ठ में और कोष्ठ से शाखा में दोष की गति कैसी होती है, कैसे वो जाते हैं वहाँ पे, क्या उनके कारण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द दोष गति फ्रॉम अ कोष्ठ टू शाखा एंड वाइस वर्सा। तो इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाखा क्या होती है और कोष्ठ क्या होती है। तो शाखा जो होती है और कोष्ठ जो होते हैं दोनों इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि ये जानोगे तभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिल पाएगी। तो कोष्ठ को आप ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारा अमाशय और पक्वाशय होता है, यानी जो इंटेस्टाइन हमारी होती है उसको आप कोष्ठ कह सकते हैं। और जो शाखाएं हैं वो टिश्यू लेवल आप ले सकते हैं, यानी ब्लड्स जो हो गए, धातुज हो गए, हमारे ब्लड लिम्फ हो गए, इनको आप क्या शाखा कह सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कोष्ठ को आप कोरिलेट कर सकते हैं एब्डोमेन से, या एब्डोमेन के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। और जो शाखा है उन्हें ब्रांचेस से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे हाथ और पैर। सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, थोड़ा डीपेस्ट अगर मैं लेके जाऊं तो वहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं इनको धातु से। सपोज कीजिए आपकी इंटेस्टाइन में या पेट से कोई आपने खाना खाया, वो पेट से होता हुआ डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट जब होता है तो वहाँ से रस धातु बनता है। और वहाँ से क्या होगा, जो दोष है, सपोज़ कीजिए वहाँ पे दोष अभी रह गए हैं, तो दोष क्या होता है, सपोज़ कीजिए जो वायु बनती है वो पक्वाशय में रह गई है, और वायु जब ब्लड के अंदर जाएगी, यानी अभी जब तक वो यहाँ पे है पक्वाशय में, तो वो हो गया कोष्ठ के अंदर। और जब ये वायु यहाँ पक्वाशय से गमन कर जाएगी, तो जब ये पक्वाशय से गमन कर जाती कहाँ पे जाएगी, धातुओं में। तो जब ये धातुओं को दूषित करता है तो हम कह देते हैं कि ये कोष्ठ से शाखा की ओर यानी धातुओं की ओर चली गई है, ब्लड की ओर चली गई है, लिम्फ की ओर चली गई है, ये बाकी जो धातु होते हैं, ठीक, उनके ओर चली गई है। तो वो कह देंगे कि ये दोष की गति हो गई, ये वायु की गति हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एक श्लोक है व्यायाम दुष्नस्ते शण्यादितश्यान वचारणात् कोष्ठाच्छ शाखा मलायन्ति द्रुत्यान मारुतश्च च। चरक का सूत्र स्थान का अध्याय 28वां और 31वां श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि जब दोष कोष्ठ से शाखा की ओर जाते हैं तब रोग की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं जब हम व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम के द्वारा प्रक्षोभ हो गया हो, ठीक। दूसरा कारण हो सकता है कि जब हमने उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन कर लिया तो वो जो ऊष्मा है उसी की तीक्ष्णता से क्या होते हैं, जो कोष्ठ होते हैं वो शाखाओं में चले जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन किया, ज़्यादा व्यायाम करा, हितकर जो आहार विहार होते हैं उनका सेवन नहीं किया, और वायु की जब गति शीघ्र हो जाती है, अति शीघ्र गति हो जाती है, तब भी क्या होते हैं, जो दोष है वो पक्वाशय से अमाशय से निकल करके ब्लड या इनिशियल या फिर डीपेस्ट लेवल पे चले जाते हैं, टिश्यू लेवल पे चले जाते हैं, ब्लड या धातुओं में चले जाते हैं, ठीक है। एक श्लोक यहाँ पे है ज्ञात्वा, ये वाला जो श्लोक है यहाँ पे लिखा है ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नाश यथासन्नम विनिहरेत। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 13वें चैप्टर का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें लिखा है कि जब शाखा से
पुनः कोष्ठ में लाना और समीप जो मार्ग होता है उसके द्वारा बाहर निकाल देना, ये इसका ट्रीटमेंट करें। अब तक हमने ये देखा कि रोग की उत्पत्ति हो गई, कब हुई? जब वो कोष्ठ से दोष शाखा में चला गया। अब रोग की उत्पत्ति हुई, इन 4 कारणों से ऐसा हुआ था कि दोष कोष्ठ से शाखा में चला गया था। अब हमको क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट करना है। क्या ऐसा करें कि उस रोग को शांत कर सके? तो उसको करने के लिए हमको करना ये होता है कि जब वो कोष्ठ से शाखा में गया है तो शाखा से वापस उसको कोष्ठ में लाना होगा और जो निकटतम मार्ग होगा उससे बाहर निकाल देना होगा। इससे क्या होगा? रोग जो है शांत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि अब उसको इतना तो जान लिया कि वो कोष्ठ से शाखा में गया था तो रोग हुआ था। अब शाखा से दोबारा अगर हम कोष्ठ में लाकर निकटतम मार्ग से बाहर निकाल दे तो रोग शांत हो जाएगा। लेकिन उसकी विधि क्या होगी, उस प्रोसेस क्या होगी उसकी, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एक चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 का 33वां श्लोक दिया है। इसके अंदर बताया गया है कि कुछ विधि है जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, शाखा में पहुंचे हुए दोष को फिर से कोष्ठ में पहुंचा सकते हैं। कुछ विधियां हैं, जैसे हम दोष को बढ़ा दें, दोष को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है जहाँ पे अटका हुआ दोष है वो भी उसके साथ जो है निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। विषयंदन या विलयन से क्या मतलब है? उसे सोल्यूबल बना दें। मीन्स अगर वो वहाँ पे ठहरा हुआ है, वो वहाँ पे रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोल्यूबिलिटी खो चुका है, लिक्विड फॉर्म खो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसे सोल्यूबल बना दें, लिक्विड फॉर्म में ले आएँ तो घोल दें उसको, तो वो क्या होगा? वो ऑलरेडी वो वहाँ से निकल के फिर से कोष्ठ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो दोष है अगर उनका पाक कर देते हैं, उन्हें पकाते हैं, तो दोष पकाते हैं तो वो जो दोष है ऑलरेडी वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर उन्हें पकाया जाए तो वो फिर से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर स्रोतस जो होते हैं उनका मुख खोल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे अवरोध होता है, स्रोतस बंद हो जाते हैं। स्रोतस क्या होते हैं? वे रास्ते होते हैं जिनसे धातु या दोष गमन करते हैं, जाते हैं, ठीक है, वो मार्ग हैं, ठीक। तो उनका मुंह बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके मुंह को अगर खोल दिया जाए तो फिर वो जो है कोष्ठ में आ जाएंगे दोष शाखाओं से। और 5वां जो बताया यहाँ पे कि वायु पे कहीं ना कहीं नियंत्रण अगर कर लिया जाए तो ये हम कर सकते हैं कि शाखाओं से वापस उसको कोष्ठ में ला सकते हैं दोषों को, ठीक। ये प्रोसेस थी। अब ये चीज़ हम करेंगे कैसे? सुनने में जितना आसान लग रहा है करने में उतना डिफ़िकल्ट है, तो उसको करेंगे कैसे? तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, पहला स्नेहन और दूसरा स्वेदन। तो स्नेहन जब आप करते हैं तो उससे विषंदन होता है, ठीक। तो ये स्नेहन क्या करता है? स्नेहन होता है तेल की जब मालिश जब हम करते हैं तो विषंदन यानी वो जो दोष जमा हुए हैं वहाँ पे उनको घोलने का काम करता है और दोषों को मृदु बना देता है, उनका क्लेद करता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और द्रव्य प्रमाण को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि द्रव्य गुण बढ़ेगा और वहाँ से वो द्रव्यभूत हो जाएंगे, कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे दोष। तो ये स्नेहन ये कार्य करता है, तो वो वहाँ से सिक्रेट हो जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से, ठीक। अब आते हैं स्वेदन की ओर। तो स्वेदन में जो होता है उष्ण गुण होता है, तो उष्ण गुण से जो दोष होता है वो पक जाता है, दोष का पाक होना से शुरू हो जाएगा। जब दोष पाक होगा तो पाक होने से वो ढीला होकर अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक। ये स्वेदन का काम होगा। इसके अलावा स्वेदन क्या करेगा? तो जो स्वेदन होता है स्वेद से, ठीक, स्वेदन क्या होता है? वाष्प करना, शरीर को गर्म करना, पसीना दिलाना, ये चीज़ें होती है। तो स्वेदन से क्या होगा? कहीं ना कहीं जो स्रोतस है उनके मुख का डेवलपमेंट होता है, मतलब वो मुख होता है वो खुल जाता है, विकास होता है उसका, और जिससे क्या होगा वो मुंह पे जो चिपके हुए धातु होते हैं या फिर मल होते हैं वो हट जाते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि अगर स्नेहन, ये जो स्नेहन और स्वेदन होते हैं कहीं ना कहीं वात को भी नियंत्रित करते हैं, तो इससे क्या होगा कि दोष जो है पुनः शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। इसमें हेल्प करता है काफ़ी स्नेहन और स्वेदन, ठीक है। तो इसीलिए पंचकर्म से पहले स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। अब बात करते हैं कि पंचकर्म काल क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ पंचकर्म। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रवर शोधन कराना है
देखिए 3 तरीके से करा सकते हैं, प्रवर, मध्यम और अवर। ठीक, तो प्रवर अगर कराना है, प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग कराना है, स्ट्रॉन्ग शोधन कराना है, अच्छे से कराना है, स्ट्रॉन्ग कराना है, स्ट्रॉन्गली प्रवर तरीके से, तो 129 दिन लगते हैं। अगर रक्त मोक्षण को भी जोड़ दूं तो 130 दिन यहाँ पे लगते हैं, ठीक, टोटल में। और अगर मध्यम मीडियम कराना है तो 85 डेज़ का टाइम लगता है कंप्लीट पंचकर्म को होने में। और अगर अवर शोध्य अवर कराना है थोड़ा सा कम या लो क्वांटिटी में तो 57 डेज़ में वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सिलेबस का पॉइंट है जनरल प्रिकॉशंस टू पंचकर्मा, यफो पंचकर्मा। तो पंचकर्मा का परिहार्य विषय क्या होता है? तो परिहार्य से मतलब है प्रिकॉशंस क्या होंगी, उस दौरान हम कौन कौन सी सावधानियां बरतें, वो चीज़। सबसे पहले या पंचकर्म के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं वो चीज़ इसमें बताई है। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस में बताते हैं कि सबसे पहले जो पंचकर्म जिसने कराया है उसको देखना चाहिए कि ये जो रोगी है या जो पेशेंट है ये नेचुरल फॉर्म में है भी कि नहीं है। ठीक, कि वो नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, प्राकृत अवस्था में है या नहीं है। ठीक है, ये आप पेशेंट को देखते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे भी पंचकर्म होने के बाद क्या ये नॉर्मल पोजीशन में है ये चीज़। अब वो नॉर्मल पोजीशन में कैसे होगा उसके भी कुछ लक्षण बताए हैं। अगर ये दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल पोजीशन में है, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो चीज़ होती है। तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण यहाँ पे बताए हैं। तो लक्षण है सर्वक्षमो, मतलब सभी प्रकार के आहार विहार से वो सक्षम होना चाहिए और सभी रसों का सेवन में भी वो सक्षम होना चाहिए। उसके बाद है हया संसर्गो, जो मलमूत्र है वो सही से वो विसर्जित कर रहा हो। रति युक्तो, मतलब प्रेम पूर्वक सभी कार्य वो कर रहा हो, रुचि से कर रहा हो। सर्वसहो, ये सभी चेष्टाएं सहन करने के लिए उसमें बल आ गया हो। तो ये चीज़ें होती हैं अगर, तो इसका मतलब है कि वो प्राकृत उसकी नेचुरल फॉर्म से मिल गई है। ठीक, अगर ये नहीं होती हैं तो यहाँ पे बताया है अष्ट महादोषकर भाव। तो 8 प्रकार के भाव बताए गए हैं। इसमें कहा है कि अगर ये जो नेचुरल पोजीशन है या वो बंदा गेन नहीं कर पाता या वो रोगी गेन नहीं कर पाता है तो उस टाइम तक, जब तक वो उस चीज़ को ना प्राप्त कर ले प्राकृत अवस्था को, तब तक ये 8 चीज़ें बताई है। 8 महादोषकर भाव, इनको नहीं करना चाहिए। अभी 8 कौन से? ऊंचे स्वर में भाषण करना, वाहनों में गमन करना और ज़्यादा घूमना फिरना या एक स्थान पर अधिक देर तक बैठे रहना, अजीन, अध्यसन, ठीक है, और दिन में सोना और मैथुन, ये कार्य उसको 8 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए उस टाइम पे, जब तक वो नेचुरल फॉर्म में नहीं आ जाता पंचकर्म के बाद, तो तब तक उसको नहीं करना चाहिए। जब वो नेचुरल फॉर्म में आ जाए तब वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। उसके बाद अब है कि जिसका संशोधन किया है उस व्यक्ति की रक्षा की उपमा दी गई, ठीक है। तो उसकी रक्षा हमको कैसे करें उसकी रक्षा? जिसका जो शरीर दूषित दोष या धातु मल से शून्य हो गया हो, ठीक है, और शरीर शून्य हो गया है, शरीर दुर्बल हो गया है, ठीक। जो व्यक्ति अन्य चिकित्सा कार्य को सहन नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो उनको निम्न प्रकार की ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या होंगी? ऐसा कोई पेशेंट है जो फिर जिसके दोष धातु मल ये सब शून्य हो गए हो, दूषित हो गए हो, ठीक है, और शरीर शून्य होने से क्या हो गया, वो दुर्बल भी हो गया हो, तो वो ट्रीटमेंट अब सहन नहीं कर सकता, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें हम करेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट बताया है तरुण अंडे के समान हमको करना चाहिए। तरुण अंडा क्या होता है? तरुण अंडा जो होता है उसमें कलल भरा हुआ होता है, और यदि उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो कलल हिल जाता है, और जिससे क्या होगा, शरीर का ठीक प्रकार से परिवर्धन या ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक। और उसी प्रकार जो दुर्बल व्यक्ति होता है, जो दुर्बल व्यक्ति है, उसे निश्चित स्थान पर रखकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि अंडे को पकने तक की सावधानी यहाँ पे बताई गई है कि पकने में लगने वाला श्रम या फिर जो आवश्यक प्रेम है, चिंता है, ये सब वहाँ पे ये रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। तो उसको बहुत सावधानी से हमको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताई गई है। सेकंड है, ये लास्ट पेज है और सेकंड है, इसमें बताया गया है कि तेल भरे पात्र के समान, जैसे गमन करने पर तेल गिर जाता है तो वो गिरना नहीं चाहिए, तभी वो दक्ष होगा,
तभी उसमें दक्षता होगी। तो गिरना नहीं चाहिए, इतनी सावधानी से करें कि जैसे तेल भरा पात्र है उसको हम सावधानी से रखते हैं, उस तरह उस पेशेंट को भी रखना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया में विशेष सावधानी हमको करनी चाहिए। तीसरा बताया है कि गोपाल इव दंडिगा, ठीक है, जो कृष्यकाय आतुर को दूसरे रोग न हो या फिर शोधन में अपथ्य आहार विहार करे तो कठोर शब्दों का प्रयोग वहाँ पे ना करें। ऑफ करता हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करेंगे नीचे, और ऊपर 3 पार्ट अगर वो नहीं देखे तो उसको आप ज़रूर जाके देखेंगे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, अभी स्क्रीन पे भी आपके दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।